हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम केवीएस टीजीटी साइंस 2025 के लिए अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। भले ही डाइवर्सिटी यूनिट हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं, बट अगर आप 2022 वाला पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की डाइवर्सिटी, जिसका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको पता है, आज तक हम जितनी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, डिस्क्राइब कर पाए हैं, उसकी रेंज हमने क्या रखी है, क्या मानते हैं हम उसकी रेंज 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज तक कितनी जो स्पीसीज का नंबर है वो डिस्क्राइब किया जा चुका है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और बायो का मतलब होता है लिविंग। तो एक पर्टिकुलर रीजन की अगर आप बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसमें है ना कितने प्रकार के आपको लिविंग फॉर्म देखने को मिलते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कितने टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो वो उस एरिया की क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो आप है ना, साइंस पढ़ना बहुत आसान है अगर आप है ना इंग्लिश में उसको ब्रेक डाउन करना सीखोगे। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो लिविंग फॉर्म में कितनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही बायोडाइवर्स एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो वो बहुत ही बायोडाइवर्स रीजन है। उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनका जो नाम है वो भी तो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना। क्योंकि सोचिए, आपके पर्टिकुलर एरिया में किसी खाने की चीज़ को कुछ कहा जाता है, आप किसी और रीजन में गए वहाँ पर उसे कुछ और कहा जाता है, तो आप है ना इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपने उसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया तो पूरे वर्ल्ड में वो उसी नाम से जाना जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं किसी का नाम रखने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनके हमने इस तरीके से नाम रखे हैं कि आप चाहे उसे इंडिया में बुला रहे हो, चाहे आप किसी और जगह जाके बुला रहे हो, उसका जो नेम है वो सेम ही रहेगा। अब देखो, अगर आपको किसी का नाम रखना है, सबसे पहली बात है आपको उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पहचाननी होगी, तब जाकर ही तो आप उसका नाम रख पाओगे ना। ICBN का मतलब होता है जहाँ पर हम किनका नाम रखते हैं, हमारे प्लांट्स का नाम रखते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। पहली बात है आपको इन दोनों का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर रखने का हक किसके पास है, ICBN के पास है। और हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनका नाम रखने का जो काम है वो कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखो, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम सजेस्ट किए। उन्होंने कहा कि हम इनके साइंटिफिक नेम रख देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक नाम के, एक साइंटिफिक नाम के दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है किसी को दो कंपोनेंट का नाम देने का, इसको हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बुलाते हैं। देखो, बाय का मतलब होता है दो, नॉमियल का मतलब होता है नेमिंग से रिलेटेड प्रोसेस है और आपको नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कार्ल लिनियस ने क्या बताया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। यानी कि किसी का साइंटिफिक नेम किस तरीके से रखा जाएगा, उसमें क्या कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है, ये किसने बताया, कार्ल लिनियस ने बताया। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बताए। यहाँ पर मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है जो है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जो है वो हमेशा जनरली किस भाषा से लिए जाते हैं, लैटिन भाषा से लिए जाते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक भाषा में। यानी कि जब भी कभी आप किसी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हो, ठीक है, तो वो लिखा जाएगा किसमें, इटैलिक भाषा का इस्तेमाल करना है। वो वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। तो बायोलॉजिकल नेम को जब आप देखते हो तो उसमें जो पहला वर्ड है, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को डिनोट कर रहा है। और ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा। मैंजीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है। उसके बाद जो इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है इंडिका, वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेलिएट को डिनोट कर रहा है। और इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी कभी आप किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आपको उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। यानी कि अगर आपने मैंजीफेरा इंडिका लिखा तो आपको मैंजीफेरा को अलग से
अंडरलाइन करना है, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना है अगर आप हैंड रिटन कर रहे हो ये काम, ठीक है, आप हाथों से लिख रहे हो। अगर आपने प्रिंट किया, अगर आपने कभी भी साइंटिफिक नेम को प्रिंट कराया तो आपको उसे हमेशा किस भाषा में प्रिंट कराना है, इटैलिक्स भाषा में प्रिंट कराना है, ठीक है, तभी माना जाता है कि आपने साइंटिफिक नेम को सही लिखा है। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है, जीनस को डिनोट कर रहा है, और वो क्या दिखाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो आपका स्पीसीज का नेम है वो किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका में आप देख सकते हैं। कभी कभी आपको दिखाई देगा मेंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, तो कभी कभी है ना इसके बाद में लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, जिसने इसको डिस्कवर किया, ये नाम जिसने डिस्कवर किया, ये स्पीसीज जिसने डिस्कवर की, उनका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर की थी, लिनियस ने डिस्कवर की थी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मेंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेंजीफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीसीज का नाम है, लिन जो है उस ऑथर का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी कभी आप अपने घर पे सामान रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो, तो आप उसको क्लासिफाई करके रखते हो। आप बुक्स को एक सेक्शन में रखते हो, आप शूज़ को एक सेक्शन में रखते हो, आप कपड़ों को अलग सेक्शन में रखते हो, ठीक है। खाने की चीज़ों के जो सामान होता है उसको आप किचन में रखते हो, ठीक है। और आपके जो कपड़े होते हैं वो उनको आप रूम में रखते हो, अपनी अलमीरा के अंदर रखते हो। तो ये सब कुछ क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप क्लासीफाई कर रहे हो चीज़ों को, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, उनको ग्रुप बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपने देखा बहुत सारे एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है, तो कोई डॉग्स है, कोई कैट है, कोई इंसेक्ट है, तो वो सब आते तो एनिमल किंगडम के अंदर ही है ना। लेकिन डॉग्स जो जिनके कैरेक्टर एकदम सेम है, जैसे कि जो सब लोग एक जैसे दिख रहे होंगे, उन सबको हमने क्या बोल दिया कि ये सब डॉग्स है, इनके अंदर ये कैरेक्टर्स है। फिर हमने देखा कि अच्छा ये सब के सब जो है सेम कैरेक्टर्स दिखाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, बिल्ली बुलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या करते हो, चीज़ों को ग्रुप करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है टैक्सा क्या कहलाता है। तो टैक्सा का मतलब होता है जब आप स्पीसीज का किंगडम से लेके सब स्पीसीज तक हायरार्किकल डिवीजन की बात कर रहे हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, टैक्सा बुलाते हैं। उसके बाद होता है टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट टैक्सा के अंदर क्लासिफाई करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब हमारे जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो कौन है, कार्ल लिनियस है, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, कार्ल लिनियस ने दिया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जेनेटिक्स के फादर कौन है, ग्रेगर मेंडल है। हमारे इवोल्यूशन के फादर कौन है, चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है आपने है ना ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स को उनकी डाइवर्सिटी के बेसिस पे स्टडी किया, बट उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप भी तो होता है ना, कॉमन फैक्टर्स भी तो होते हैं ना। चाहे डॉग्स एंड कैट्स जो है वो अलग कैटेगरीज में आते हैं, बट वो फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज तो शेयर करते हैं ना, इसलिए उन्हें एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है। तो जब हम उन सिमिलैरिटीज की, उन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं। और एक बुक लिखी गई थी कार्ल लिनियस द्वारा जिसका नाम है सिस्टमा नेचुराe, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी थी, कार्ल लिनियस ने लिखी थी। उसके बाद आता है टेक्सोन का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो हर एक कैटेगरी आप पढ़ोगे, हर एक यूनिट आप पढ़ोगे, हर एक रैंक जो आप पढ़ोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे कम सिमिलैरिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि आप किंगडम की बात कर रहे हो, और एग्जाम्पल के लिए हम एनिमल किंगडम ले लेते हैं। तो एनिमल किंगडम में ना सबको एनिमल्स के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। डॉग्स भी वहाँ पर है, कैट्स भी वहाँ पर है, ह्यूमंस भी वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन उन सब के बीच में कुछ तो सिमिलैरिटीज थी ना, कि वो सब मूव कर सकते हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, उन सब के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ये सारी सिमिलैरिटीज भी उनके अंदर है। लेकिन अगर आप हर एक ग्रुप के बेसिस पे देखोगे तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी आपको दिखेंगे। फिर उससे क्लोज होती है सिमिलैरिटीज, किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, किंगडम से ज़्यादा सिमिलैरिटी किस में देखने को मिलेगी, फाइलम में। फिर फाइलम से भी ज़्यादा सिमिलैरिटी कहाँ देखने को मिलेंगी, जब आप किसी क्लास की बात कर रहे हो। क्लास से भी ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी जब आप ऑर्डर की बात कर रहे हो। ऑर्डर से भी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है फैमिली। देखो आप भी ह्यूमंस हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली से आपके कैरेक्टर मैच किए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो ह्यूमंस रहते हैं उनसे अगर मैच किए जाएंगे तो बहुत कम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। फिर सिमिलैरिटी में भी जब हम फैमिली से भी हम कहाँ आ गए, और भी क्लोज आ गए, जीनस। जीनस से भी क्लोज कहाँ गए, स्पीसीज। तो जब आप स्पीसीज की बात करते हैं, यानी कि आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। जब आप किंगडम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ का नंबर है वो बहुत कम होगा।
अब हम बात करते हैं स्पीसीज, ठीक है, हम स्पीसीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है ना एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, और ये आपस में एक स्पीसीज के लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम और पैंथेरा लियो, तो इनमें जो इंडिका है, ट्यूबरसम है, लियो है, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीसीज वाला पार्ट है और इनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका की जो स्पीसीज होगी, मैंगो की जितनी भी स्पीसीज होगी, उन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। सोलेनम ट्यूबरसम जो पोटैटो की फैमिली होगी, उसमें है ना जितने भी पोटैटो होंगे उन सब में आपस में स्पीसीज में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपसे एक साइंटिफिक नेम आपको लिख के दिया गया, ठीक है, जैसे कि होमो सेपियंस, तो पूछा गया आपसे स्पीसीज का नाम क्या है, तो सेपियंस जो है वो क्या है, स्पीसीज का नाम है। उसके बाद आता है जीनस, ठीक है। तो यहाँ पर है ना आपको रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ पर है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स तो सिमिलर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहती है, ठीक है। स्पीसीज से कम कैरेक्टर्स मैच होंगे, लेकिन बाकी सबसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली से ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे जो एक दूसरे से मैच करेंगे। जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल, वो किस जीनस से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों सोलेनम से बिलोंग करते हैं। जबकि देखो पोटैटो कितना अलग दिखता है, ब्रिंजल कितना अलग दिखता है, ठीक है। जैसे कि लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ये तीनों के तीनों किस जीनस के अंदर आते हैं, पैंथेरा के अंदर आते हैं। इनके अंदर लेकिन कितनी डिससिमिलैरिटीज है, बट काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज भी है। उसके अलावा जो आपकी बिल्लियाँ होती हैं, कैट होती है, वो किस जीनस से बिलोंग करती है, फेलिस से बिलोंग करती है, ठीक है। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है उनको याद रखिएगा, क्योंकि DSSB ने एक बार क्या किया था, ये कैट का पूछा था कि कैट का जो जीनस है वो क्या होता है, ठीक है। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फैमिली। तो फैमिली के अंदर हम किन की बात करते हैं, रिलेटेड जेंडर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना जीनस और स्पीसीज से तो कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से ज़्यादा सिमिलैरिटीज यहाँ पर मौजूद होगी। जैसे कि सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जबकि देखो पोटैटो कितना अलग दिखता है, पिट्यूनिया का फ्लावर कितना अलग दिखता है, धतूरा तो अलग ही दिखता है, ठीक है। लेकिन ये सब किसके अंदर आते हैं, सेम फैमिली के अंदर आते हैं। आपको पता है ना, एक फैमिली में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, बट वो है तो फैमिली का पार्ट ना, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा पैंथेरा और फेलिस है, यानी कि हमारा जो लॉयन है और जो हमारी कैट है, वो फेलिडे फैमिली के अंदर आती है। जबकि देखो बिल्ली बेचारी, उसको आप आराम से पाल सकते हो, लेकिन लॉयन को आप अपने घर पे पालोगे कभी आसानी से नहीं ना। फिर जो हमारा डॉग है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होगा, फैमिली से तो कम सिमिलैरिटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन किंगडम, फाइलम, क्लास से ज़्यादा सिमिलैरिटीज यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। अब देखो कुछ फैमिली की जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि कॉन्वोलेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, ये किस ऑर्डर में आती है, पॉलीमोनियल्स के ऑर्डर में आती है, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो अगर आप फ्लोरल कैरेक्टर्स देखोगे तो वो इनका दोनों का सिमिलर है, इसलिए इनको किस ऑर्डर के अंदर रखा गया, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया। अगर आप कार्निवोरा की बात करोगे तो फेलिडी और कैनिडी, यानी कि डॉग्स एंड कैट्स, वो दोनों के दोनों किस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। जबकि देखो बिल्ली और कुत्ते दोनों के दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन ऑर्डर उनका जो है वो सेम है, कार्निवोरा। उसके बाद आता है क्लास। तो क्लास के अंदर हम किन की बात करते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स के अंदर प्राइमेट्स भी आते हैं और कार्निवोरा भी आते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा फाइलम, ठीक है। तो देखो जो फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कितनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी है। फिश जो है वो एकदम पानी में रहती है, एम्फीबियंस जो है वो पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है, रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं, बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, सबके सब कितने डिफरेंट, लेकिन फिर भी किसके अंदर आ रहे हैं, सबके सब सेम फाइलम के अंदर प्लेस किए गए हैं। किसके अंदर प्लेस किए गए, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। इन सब के पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ है अगर आप नीचे से देखोगे, ठीक है। स्पीसीज, जीनस के बेसिस पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए इनको सेम फाइलम के अंदर रखा गया है। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा ग्रुप जिनके अंदर हम इनको प्लेस करते हैं, किंगडम। तो आपको पता है एनिमल्स के अंदर है ना, सारे के सारे एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किए गए हैं सब कुछ, ठीक है।
प्लांटे किंगडम के अंदर सारे के सारे प्लांट्स प्लेस किए गए, लेकिन आपको पता है ना प्लांट्स के भी फिर कितने सारे डिविजन्स हैं, एनिमल्स के भी कितने सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा हमसे कितना अलग दिख रहा है, ह्यूमंस कितने अलग दिखेंगे, लेकिन हम सब किसके अंदर आते हैं, किंगडम के अंदर आते हैं। बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर कभी आप किसी हर्बेरियम को विजिट करते हो, तो हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पर आपको है ना बहुत सारी प्लांट स्पीसीज के ड्राइड स्पेसिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो क्या करता है, जैसे कि सोचो मेरे पास एक रोज का प्लांट है, मैं उसको लेके आई, मैंने उसको अच्छे से सुखाया, प्रेस किया और शीट के ऊपर प्रिजर्व कर दिया। फिर मैंने उसके बारे में ना हर्बेरियम शीट पे सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि मैंने इसको कहाँ से लिया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, इसको कलेक्ट किसने किया है, इसकी फैमिली क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने लिख दी, ठीक है। और फिर वहाँ पर है ना, जब आप हर्बेरियम को विजिट करते हो, वहाँ पर है ना बहुत सारी शीट्स आपको दिखाई देंगी जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेगी। देखो ये हर्बेरियम हम क्यों विजिट करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके बहुत काम आते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, इतने सारे डिफरेंट प्लांट्स को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपका है ना जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो जागती है, ठीक है। क्योंकि आप इतने सारे प्लांट्स है ना, हमेशा आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। सड़क किनारे बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे, लेकिन आप उनके नाम पे ध्यान नहीं देते हो, कौन से प्लांट्स जो है वो लोकल है, कौन से प्लांट जो है वो एक्जॉटिक है। तो जब हम प्लांट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज चाहते हैं, तो हम क्या विजिट करते हैं, हर्बेरियम विजिट करते हैं। फिर आता है बोटैनिकल गार्डन। तो बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, यहाँ पर है ना ड्राइड प्लांट्स नहीं होते, लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना प्लांट्स जो है वो लगे होते हैं क्यारियों के अंदर, उनके है ना वहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखे रहते हैं, लेबलिंग लिखी रहती है, उनका बोटैनिकल नेम लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बोटैनिकल नेम आपको जो याद रखने हैं, जो बोटैनिकल गार्डन बहुत ही फेमस है, ठीक है। जैसे कि एक है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है, जो बहुत फेमस है। फिर आता है इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो हावड़ा इंडिया में है। फिर थर्ड आता है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ इंडिया में है, ठीक है। तो ये बोटैनिकल गार्डन क्या होता है, यहाँ आप जाओगे आपको लिविंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उनके बोटैनिकल नेम लिखे होंगे, उनका पर्पस क्या है, ठीक है, वो किस काम आते हैं, क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी रहती है। फिर आते हैं हमारे म्यूजियम्स। अब हमारे म्यूजियम्स में क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल दोनों के आपको स्पेसिमन देखने को मिलते हैं, किस लिए, स्टडी और रेफरेंस के लिए। देखो आप सब है ना जब स्कूल में होंगे तो बहुत बार आपको म्यूजियम विजिट कराया गया और डिफरेंट टाइप के म्यूजियम्स आपने विजिट किए होंगे, ठीक है। तो जार्स के अंदर है ना स्पेसिमेंट्स जो है वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम ड्राई स्पेसिमेंट्स रखते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ड्राई स्पेसिमेंट्स रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स को हम किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व करते हैं, यानी कि इंसेक्ट को पहले हमने कलेक्ट किया, किल कर दिया, और उसके बाद है ना इंसेक्ट बॉक्स के अंदर उसको अच्छे से पिन करके हम रख देते हैं, लेबल करके रख देते हैं, ठीक है। जो हमारे लार्जर एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स है, मैमल्स है, उनको हमने बड़े से ग्लास जार के अंदर स्टफ किया होता है और प्रिजर्व करके रख दिया होता है। फिर आते हैं हमारे जूलॉजिकल पार्क, जिनको आप जू भी बुलाते हो, ठीक है। तो ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपके वाइल्ड एनिमल्स को है ना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है, ह्यूमन उनकी केयर कर रहे होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जू में हम ज़्यादातर ये ट्राई करते हैं कि वैसी कंडीशंस हम दे पाए जैसे जंगल में मौजूद होती है, लेकिन आपको पता है वो बहुत इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, आप कोई ना कोई जू ज़रूर गए होंगे, ठीक है। फिर आता है की। तो की जो है ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि मैं कोई प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे वो क्या करेगा, मेरे को ये बताएगा कि ये किससे कितना मैच हो रहा है। तो ये जो की है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कपलेट बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको है ना दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में चूज करना होता है, जैसे कि आपसे कभी किसी ने आपका जेंडर पूछा तो आप है ना मेल एंड फीमेल में से किसी एक को चूज करोगे ना, ठीक है। तो वो क्या है, कपलेट है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर की के अंदर जो ईच स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, लीड बुलाते हैं। फिर आते हैं फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स। तो बहुत बार जब कभी आप शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं तो वो है ना आपको अपना कैटलॉग देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारी की सारी गाड़ियों के नाम लिखे होते हैं, उनके प्राइस लिखे होते हैं, उनके मॉडल नंबर लिखे होते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ लिखी होती है। तो वैसे ही है ना फ्लोरा क्या होता है, इसके अंदर आपको है ना एक पर्टिकुलर एरिया में
जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसका इंडेक्स दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बुलाते हैं, फ्लोरा बुलाते हैं। फिर आते हैं हमारे मैनुअल्स। तो ये मैनुअल्स क्या करते हैं, स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीसीज मिलती है उनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ क्या करते हैं, किसी भी टेक्सॉन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।